नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए इस एक वीडियो के माध्यम से हम लोग रक्त यानी ब्लड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड में हम देखेंगे कि रक्त क्या है, व्हाट इज ब्लड। आपको कई बार जनरली क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाट इज ब्लड, तो आपको ऑप्शन वहां पर मिलता है कि रक्त जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ब्लड हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला एक टिश्यू है। तो आप लोग देखोगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आगे बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसके कुल वजन का लगभग कितने प्रतिशत ब्लड का वेट होता है, कितने प्रतिशत रक्त का वजन होता है, तो हम लोग बताते हैं 7 से 8%। तो ये सिमिलरली डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के वजन का कितने प्रतिशत उसकी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, रक्त होता है, तो हम बताते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। क्लियर। आगे बात करें तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में वजन होता, मतलब वजन की बात तो कर ली 7 से 8%, लेकिन ये ब्लड होता कितना है, रक्त का अमाउंट कितना होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो जब हम लोग एक मनुष्य की या किसी भी नॉर्मल पर्सन की बात करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड का अमाउंट होता है वो होता है प्यारे दोस्त 5 to 6 लीटर। तो ये भी कई बार जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है इन लीटर। लीटर में वैल्यू आ जाती है तो 5 से 6 लीटर। अब हम अगली स्लाइड पर बात करने वाले हैं कि जब हम फीमेल बॉडी की बात करें, महिलाओं के शरीर की, तो महिलाओं में लगभग पुरुषों की तुलना में यानी कंपैरेटिवली फीमेल्स की बॉडी के अंदर आधा लीटर ब्लड का जो अमाउंट है वो कम होता है। तो आप देख पा रहे हो कि महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में लगभग आधा लीटर जो रक्त होता है वो कम होता है। Women's about half a liter less blood than men। क्लियर। तो ये भी जनरली आपको याद करने के लिए चीजें जो है अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े तो मानव रक्त का पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा, कई एग्जामिनेशन में आपको पूछा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 है ना। व्हाट इज द एक्जैक्टली पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ये आपको पूछा जाता है तो हम बताते हैं 7.4। और क्योंकि ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है इसीलिए जो ब्लड होता है वो क्षारीय होता है, मींस एल्केलाइन होता है नेचर के अंदर। तो ये भी पूछ लेता है कि ब्लड का पीएच मान क्या होता है और ब्लड क्या है, यानी व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड। तो ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7.4 और ब्लड के नेचर की बात करें तो एल्केलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। आगे बात करें कि विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड। तो आप लोगों को बताना है रक्त के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों क्लियर, हेमेटोलॉजी। ये साउंड कर रहा है कुछ कुछ हेमोग्लोबिन की तरह। हेमोग्लोबिन, आप लोग जानते हैं कि आपके ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन एक वर्णक यानी एक पिगमेंट की तरह होता है और ये ऐसा पिगमेंट है जो आपके ब्लड को कलर देता है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ब्लड, तो आप कहेंगे रेड। तो बिल्कुल आपके ब्लड का जो रेड कलर होता है वो इसी की वजह से होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से। साथ में ये जो हेमोग्लोबिन है यही आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड अप करने का काम भी करता है। ठीक है, इन तीनों गैसेस की बाइंडिंग भी हेमोग्लोबिन करता है। बट कभी पूछ ले कि सबसे ज्यादा बाइंडिंग किसके साथ करता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मोर बाइंडिंग दिखाता है, जबकि सबसे लेस बाइंडिंग किसके साथ करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन इन मिडिल यानी मध्य में है, बीच में है। चलते हैं आगे बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो रक्त मुख्य रूप से दो भागों से मिलकर बना होता है। व्हाट इज द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ योर ब्लड, तो आप बताते हैं फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकंड इज ब्लड वेसल्स यानी रक्त कणिकाएं, जिनको हम लोग रुधिराणु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। फर्स्ट इज प्लाज्मा, आप जानते हैं प्लाज्मा जो होता है यही ब्लड का लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा ही रक्त का तरल भाग होता है और ये कितने परसेंट ब्लड को कवर करता है, 55%। पूछा जाता है हाउ मच प्लाज्मा कवर ब्लड पार्ट, तो मतलब ये ब्लड के अंदर कितने एरिया को कवर करता है, कितने भाग को घेरता है, तो 55%। क्लियर। एंड सेकंड पार्ट इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आपके रक्त का 45% भाग बनाती है, 45% एरिया कवर करती है। आगे बात करते हैं कि प्लाज्मा में लगभग पानी कितना है, क्योंकि प्लाज्मा लिक्विड है, प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है, तो इसमें पानी कितना होता है, तो 90%। अबाउट सम टाइम आपको क्वेश्चन 90 to 92 के आसपास भी दिया हुआ होता है, तो 90 to 92% भी कई बार आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, अब प्लाज्मा जो है इसका मेन फंक्शन, इसका मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप खाते हैं वो सब ब्लड में खुल जाता है और जितने भी आपकी बॉडी में हार्मोन बन रहे हैं वो भी ब्लड में खुल जाते हैं, तो उन सबको आपकी बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है प्लाज्मा ही। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, ये मेन प्रोटीन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के नाम से जानते हैं। दैट्स मीन यही आपकी बॉडी के अंदर जब आपको चोट लगती है, जब आपको कोई वुंड होता है, घाव होता है, उस दौरान आपके रक्त को बहने से रोकने का काम करती है। तो ये क्या काम करती है, अगर रक्त में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन को निकाल लिया जाए, यानी रक्त के प्लाज्मा में होती है, ये भी याद रखना, तो शेष बचे हुए भाग को हम सीरम कहते हैं। तो याद रखना सीरम क्या होता है, सीरम इज अ पार्ट ऑफ ब्लड इन विच फाइब्रिनोजन इज नॉट प्रेजेंट। सीरम रक्त का एक ऐसा भाग है जिसके अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होती है। क्लियर। आगे चले, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का वैज्ञानिक नाम आपको पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड के तौर पर छोटा सा एक पॉइंट बताऊं कि जब हम लोग ब्लड के बारे में बात करते हैं तो ब्लड कंपोज होता है दो पार्ट से। एक तो आपको मैंने बताया प्लाज्मा, क्लियर, जो कि आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, तरल भाग होता है ना। लेकिन सेकंड पार्ट जो हमने बात करी वो होती है ब्लड वेसल्स, वो होती है दोस्त ब्लड कार्पेसल्स। वेसल्स तो अलग होती है, ब्लड कार्पेसल्स हम लोग बात करते हैं। तो ये जो ब्लड कार्पेसल्स होती है तीन तरीके की होती है, आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। क्लियर, एंड प्लेटलेट्स। तो इनमें से जो आरबीसी है ये आपके ब्लड में सबसे ज्यादा होती है। क्लियर। लेकिन जो मैम WBC है ये सबसे कम और प्लेटलेट्स थोड़ा सा मिडिल में होती है। क्लियर। तो सबसे ज्यादा कौन सी ब्लड सेल आपके ब्लड में होती है, आपने कहा आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इन रेड ब्लड सेल्स के बारे में जब हम बात करें तो इनका साइंटिफिक नेम आपको आता है, तो आप बताते हो एरिथ्रोसाइट। क्लियर। सिमिलरली WBC का पूछा जा सकता है ल्यूकोसाइट, सिमिलरली प्लेटलेट्स का पूछा जा सकता है थ्रोम्बोसाइट। क्लियर। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ, कभी भी आप लोगों को आरबीसी के बारे में पूछे तो आपने कहा कि जो आरबीसी होती है इनका जो नाम होता है एरिथ्रोसाइट होता है दोस्त, एरिथ्रोसाइट। क्लियर। अगर हम WBC की बात करते हैं तो ये हो जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। अगर हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की तो इनका साइंटिफिक नेम थ्रोम्बोसाइट हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट। क्लियर। ये भी आपको पॉइंट जो है याद कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ कि भाई स्तनधारियों में आरबीसी केंद्रक नहीं, केंद्रक मतलब जो आप लोगों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, मतलब ये आपकी आरबीसी और इनके बीच में होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो जब हम मैमल्स की बात करते हैं, मींस जो अपने बच्चों के लिए मिल्क का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो जाते हैं, गाय भैंस है ना, शेर और जो आप देखते हो कुत्ता बिल्ली, ये सब होते हैं मैमल्स, इनकी जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बट यहाँ पर दो एक्सेप्शन आपको
देखने को मिलेंगे, तो अपवाद ऊंट, ऊंट की आरबीसी में केंद्रक होता है, और लामा, लामा भी ऊंट की ही कैटेगरी का एक और जानवर है, इसकी भी आरबीसी में आपको केंद्रक मिलता है। तो ये दोनों अपवाद हो जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आरबीसी का निर्माण हमारी बॉडी में कहाँ होता है, या ओवरऑल आपको ब्लड का फॉर्मेशन भी पूछे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, आप बताते हो दोस्त अस्थि मज्जा में। कहाँ अस्थि मज्जा, ये भी क्वेश्चन आता है कि ब्लड फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर कहाँ होता है, तो आप बताते हो कि बोन मैरो के अंदर, अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन भ्रूण अवस्था में पूछ गई, एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी जब एक फीटस अपनी मदर के वॉर्म के अंदर, मदर के गर्भ में डेवलपमेंट कर रहा होता है, उस दौरान जो उसका ब्लड बनाती है वो बनाती है दोस्त आपका लीवर, है ना, और आपका स्प्लीन। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड स्प्लीन, या तो आरबीसी या सिंपली ब्लड भी पूछ ले तो तब भी आपको ये बताना है लीवर और स्प्लीन, ठीक है। अच्छा, आरबीसी का जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई एग्जाम्स पे पूछा है। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन मतलब आरबीसी कितने मैक्सिमम डेज तक जिंदा रहती है हमारी बॉडी में, तो ये 20 से 120 दिन तक जिंदा रहती है, उसके बाद ये डाई हो जाती है, मर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है और शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी एंड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो आप बताते हो स्प्लीन। बेटा ये स्प्लीन आपकी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गन है, लाइक लीवर, जैसा आपका लीवर होता है ना वैसे ही स्प्लीन होता है, लेकिन ये जो स्प्लीन है इसको हमने दो और नाम दिए हैं, इस स्प्लीन को ही कहते हैं कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड, क्योंकि यहीं पर आपकी आरबीसी डेड होती है, ठीक है। दूसरा इसको कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, यानी कि रुधिर का, आपकी बॉडी का रुधिर बैंक, क्यों, क्योंकि कई बहुत सारे नंबर, बहुत सारी मात्रा में यहाँ आरबीसी इकट्ठा रहती है, यानी इसके अंदर ब्लड इकट्ठा रहता है, तो जरूरत पड़ने पर हमारी बॉडी यहाँ से ब्लड ले भी सकती है, इसलिए ब्लड बैंक की तरह काम करता है। क्लियर, आगे बात करते हैं कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया कि भाई हमारे ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन है, बट ये हेमोग्लोबिन कहाँ होता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बताते हो केवल आरबीसी, तो आरबीसी के अंदर ही पाया जाता है हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन के जिसके केंद्र में क्या पाया जाता है, आयरन यानी लोहा, क्लियर, मौजूद होता है, और इसी कारण ये रक्त का कैसा रंग देता है, लाल। तो आरबीसी कंटेन हेमोग्लोबिन व्हिच हैज आयरन इन इट्स न्यूक्लियस मेकिंग ब्लड रेड, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट है भाई हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है। तो जब हम हेमोग्लोबिन के मुख्य कार्यों की बात करते हैं तो फेफड़ों से शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है आपके ब्लड के अंदर गैसेस का, क्लियर। सबसे ज्यादा बाइंडिंग कौन सी गैस के साथ कर रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो द मेन फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड टू ब्रिंग बैक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। आगे बात करते हैं कि सोते समय, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाते हैं, सोते समय मनुष्य की आरबीसी की संख्या लगभग कितने % कम हो जाती है, 5% जो है कम हो जाती है हमारी आरबीसी की संख्या जब हम सोते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि अधिकांश, जब हम लोग बात करते हैं जब ऊंचाइयों पर रहने वाले हिली एरियाज में, जैसे कश्मीर की तरफ चले जाओ, उत्तराखंड की तरफ चले जाओ, वहां पर तो अधिकांश अधिक ऊंचाई लगभग 40 to 100 मीटर की ऊंचाई पर जब हम पहुंचते हैं तो यहां जाने पर मानव आरबीसी में आरबीसी की जो संख्या है वो 30% तक बढ़ जाती है। इसीलिए जो ऊंचाई पर जाने वाले लोग हैं ना, या ऊंचाई पर रहने वाले लोग, वो रेड कलर के आपको दिखाई देते हैं, उनकी स्किन ज्यादा रेड होती है ना, क्यों, क्योंकि उनमें ज्यादा आरबीसी होती है। वो नेचुरली ऐसा होता है कि पहाड़ों पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उनकी बॉडी ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करने के लिए, लेवल बैलेंस करने के लिए क्या करती है, ज्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। आगे बढ़े तो आपने देखा ट्रैवलिंग टू हाई ऑल्टीट्यूड increases the number of RBC in the human body by up to 30%, क्लियर। अच्छा, रक्त में आरबीसी की संख्या मापने के लिए किस उपकरण का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हेमेटोसाइटोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है, हेमेटोसाइटोमीटर, क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करेंगे कि आरबीसी के बाद जो डब्ल्यूबीसी होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है, ये पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्त, ल्यूकोसाइट, क्लियर। जबकि जब हम थ्रोम्बोसाइट की बात करें तो जो थ्रोम्बोसाइट होती है वो मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स होती है, थ्रोम्बोसाइट क्या होती है, प्लेटलेट्स। अच्छा, मानव रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, अगर मैं यहाँ पर इन तीनों के रेशियो की ही बात करूँ, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इन तीनों के ही रेशियो की जब हम बात करते हैं तो ये होता है 600:1:40, तो ये होता है आपकी बॉडी के अंदर इन तीनों का अनुपात। ये तो ये रेशियो भी आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के बारे में अगर हम और आगे बात करें तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना और रोगों को संक्रमण से बचाना है। मतलब कि यहाँ पर आपकी जो डब्ल्यूबीसी है वो आपको प्रोटेक्ट करती है बीमारियों से, आपको जुकाम हुआ वो ठीक होता है, डब्ल्यूबीसी ठीक करती है, कोई घाव है आपकी बॉडी में वो भरा है उसको डब्ल्यूबीसी भरती है। तो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की शक्ति आपको देती है। अच्छा, मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका मोनोसाइट होती है। अच्छा, सबसे छोटी पूछ ले कौन सी होती है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट पूछ ले कौन सी होती है, तो हम लोग बताते हैं लिम्फोसाइट, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है लिम्फोसाइट, क्लियर। तो सबसे बड़ी हो जाती है मोनोसाइट, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी हो जाती है आपकी लिम्फोसाइट। आगे बात करते हैं कि जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है या सबसे छोटी रक्त कोशिका जो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिम्फोसाइट है, क्लियर। और लिम्फोसाइट ही एचआईवी वायरस मुख्य रूप से टिफो लिम्फोसाइट को नष्ट करता है, ये भी याद रखना है। एचआईवी जो कि एक बीमारी होती है, एड्स को फैलाने वाला ये वायरस है एचआईवी। एड्स आप लोग जानते हो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वायरस के कारण होती है ना, इसको वायरस करता है। इस बीमारी के अंदर ये जो एचआईवी वायरस है आपकी हेल्पर टिफो लिम्फोसाइट को ही टारगेट करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ किया जाता है। अच्छा, रक्त विमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम कई बार बता चुकी हूँ, इसी वीडियो में याद भी हो गया होगा, क्योंकि आई थिंक थर्ड टाइम हम इसको यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि डेंगू, जब भी किसी को डेंगू फीवर होता है ना, होने पर मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में तेजी से कमी आती है। डेंगू जो कि एक वायरस से ही होता है, अरबो वायरस होता है डेंगू को फैलाने वाला वायरस, ये वायरस हमारी प्लेटलेट्स को टारगेट करता है, तो हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है, इसी को कहा जाता है डेंगू। और डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, आप आई थिंक सभी जानते हो, है ना। चलिए
तो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने में औसतन 2 से 8 मिनट का समय लगता है। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जब भी चोट लगती है तो ब्लड क्लॉटिंग कितने टाइम में हो जाती है, आपको स्टेटमेंट दे सकता है बना बनाकर। तो एवरेज अगर हम लोग बात करते हैं तो इट टेकिंग 2 to 8 मिनट्स। क्लियर? कितना टाइम लगता है? 2 से 8 मिनट का समय लगता है। अच्छा, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के और कैल्शियम धातु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम लोग ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि जब चोट लगती है तो ब्लड की क्लॉटिंग होना जरूरी है, बिल्कुल। तो इसको करने के लिए मैंने बताया था फाइब्रिनोजन होती है, जो कि आप लोगों के कहां होती है? ब्लड के प्लाज्मा में। अभी हमने देखा विटामिन के होती है, अभी हमने देखा कैल्शियम होता है, एंड यहीं पर आपका प्लेटलेट्स भी आपकी हेल्प करती है। तो इस तरीके से ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो आपकी बॉडी के अंदर जब कोई चोट लगती है, कोई घाव होता है, सिर्फ ब्लड को बाहर निकलने के रोकने के लिए काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई रक्त का थक्का बनाने के लिए फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन सहायक है। तो अभी भी रिकॉल करा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए शरीर की नसों के अंदर रक्त को जमने से रोकने का काम हेपेरिन करता है प्यारे दोस्त। कौन करता है? ये काम करता है हेपेरिन। अच्छा, हेपेरिन भी आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। हेपेरिन भी कहाँ होता है दोस्तों? ब्लड प्लाज्मा के अंदर, यानी ये भी आपके रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक पदार्थ है हेपेरिन। क्लियर? तो ये क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड जमा है उसको जमने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी बॉडी के अंदर ब्लड बह रहा है तो जम क्यों नहीं रहा? उसको हेपेरिन नहीं जमने दे। आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, वो क्यों नहीं जम रहा? हेपेरिन उसको जमने नहीं दे रहा। तो इनसाइड द बॉडी जो ब्लड है उसको क्लॉट होने से प्रिवेंट करने का काम करता है हेपेरिन। क्लियर? समझ में आ गई? कहाँ होता है? आपके ब्लड के प्लाज्मा के अंदर ही ये पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो खोज थी। आपकी बॉडी के अंदर ये जो ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, इस फ्लो को ही हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। तो सबसे पहले इसकी जो खोज करी थी वो विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी 1628, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट ने करी थी। डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य बीपी कितना होता है दोस्त? यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो बीपी है वो कितना होता है? नॉर्मल बीपी 120 to 80 mmHg होता है प्यारे दोस्त, यानी ये हमारे बीपी की नॉर्मल रेंज है। इससे ज्यादा हो रहा है तो हाई बीपी, कम हो रहा है तो लो बीपी हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या कहते हैं कि भाई प्यारे दोस्त मनुष्य का रक्तचाप मापने वाला यंत्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आता है। कई बार पूछा गया है आप लोगों को एग्जाम में कि किससे हम अपना बीपी मापते हैं? व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर? तो आप बताते हो स्फेग्मोमोनोमीटर। स्फेग्मोमोनोमीटर नाम का एक यंत्र होता है, इसी से हम अपने बीपी को मेजर करते हैं। अच्छा, अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो एबीओ, यानी कि आपको एग्जामिनेशन में आएगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम इसकी खोज किसने करी थी? है ना, हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम? तो आप बताते हैं कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की डिस्कवरी करी थी इन 1901 में। ठीक है, क्लियर? तो ये भी आपको पूछा जाता है पेपर के अंदर। जबकि जो बी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप है, इसको खोजा था डिकैस्टेलो और स्टार्ली ने। डिकैस्टेलो और स्टार्ली नाम के साइंटिस्ट ने इन विच ईयर 1902 में इन्होंने डिस्कवर किया था एबी ब्लड ग्रुप। तो ह्यूमन बॉडी हैव 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। हमारे पास 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है, ए बी ए बी एंड ओ। क्लियर? 4। अब इसमें से जो 3 है यानी कि ए बी और ओ, इनको तो लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था जबकि जो चौथा बचा ए बी ब्लड ग्रुप उसको डिस्कवर किया था डिकैस्टेलो और स्टार्ली ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है कि रक्त समूह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको हम यूनिवर्सल डोनर, इसको हम लोग यूनिवर्सल रिसेप्टेंट के नाम से जानते हैं, सर्वदाता, सर्वग्राही। तो रक्त समूह ओ नेगेटिव। क्लियर? ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। मींस अगर किसी को ब्लड चाहिए तो ओ नेगेटिव वाला सबको शूट करेगा। क्लियर? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होते। विद रीजन आपको कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं है, दैट्स व्हाई ओ नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर। क्लियर? आगे बात करें समूह ए बी पॉजिटिव की बात करते हैं। ए बी पॉजिटिव इसको कहते हैं सर्वग्राही, सबका ब्लड ले लेता है। अगर किसी ए बी पॉजिटिव वाले बंदे को ब्लड चाहिए तो ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी का भी ब्लड दे दो उसको, सबका ब्लड उसको शूट करेगा। तो ये यूनिवर्सल रेसिप्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होते, इसीलिए ये पॉइंट्स ऐसे हैं तो आपको स्टेटमेंट वाइज पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आपके ब्लड के अंदर होता है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर आपके ब्लड के अंदर, अभी मैंने कहा ना ओ नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, तो मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो चार्जेस है यही होते हैं आरएच फैक्टर। तो आरएच फैक्टर की खोज किसने करी थी आपको पूछा जाता है। आरएच फैक्टर की खोज भी लैंडस्टीनर और उनके साथ एक साइंटिस्ट थे वेनर, इन्होंने करी थी 1940 में, इन 1940। ठीक है, आरएच फैक्टर वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड वेनर इन 1940। क्लियर? चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक आपको पूछ लिया जाता है कि यदि पिता का रक्त समूह आरएच पॉजिटिव है, यानी जो फादर है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, तो ऐसे में होगा क्या कि इनके बच्चों में एक बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो जन्म लेने वाले शिशु की गर्भ अवस्था में या जन्म के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है। कौन सी बीमारी की वजह से? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये सेम स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि जब फादर जो है उनका आरएच फैक्टर पॉजिटिव और मदर का आरएच फैक्टर नेगेटिव हो तो जन्म लेने के बाद बच्चे की मृत्यु किस बीमारी के कारण होती है? तो आप बताते हो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एक ब्लड से संबंधित या आरएच फैक्टर से संबंधित ये एक डिजीज होती है जो आपको पूछा जाता है। अच्छा, आरएच फैक्टर जो है ये किस एनिमल से रिलेटेड है? तो इट इज रिलेटेड टू अ मंकी, ये एक बंदर से रिलेटेड है दोस्त, है ना। यानी कि जब कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक बंदर पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, उस बंदर का नाम था रीसस। तो रीसस के नाम के ही 2 कैपिटल लेटर लेकर, है ना, तो रीसस नाम के बंदर के 2 कैपिटल लेटर लेकर बना दिया गया आरएच फैक्टर। क्लियर? चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह का निर्धारण जेनेटिक्स के नियमों पर आधारित है, यानी इसको कहा जाता है ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स। इसको कहते हैं फिर हम लोग ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, यानी जब हम मम्मी पापा के ब्लड के आधार पर बच्चों का ब्लड बता दें तो उसको कहते हैं ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स, रक्त समूह आनुवंशिक। उम्मीद करती हूँ इस छोटी सी क्लासेस, छोटी सी वीडियो से आपने ब्लड के 40 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपको पेपर में आते हैं, स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं या आपको दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं, उनको आपने सीखा होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।